हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। यह इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। इस सीरीज में हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन एंड आंसर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने फिजिक्स सेक्शन से कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। वो टॉपिक्स थे प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन तक। आपको ऊपर जितने भी टॉपिक्स दिख रहे हैं हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। आज हम अपना डिस्कशन ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स से शुरू करेंगे। इस टॉपिक से हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है, तो कुल ऊर्जा जूल में कितनी होगी। तो ये न्यूमेरिकल दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। ऊर्जा की खपत को यूनिट में मापा जाता है और एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर, 1 kWh। तो 1 किलोवाट में कितना जूल होगा, तो 1000 जूल इंटू 3600 सेकेंड विच इज इक्वल टू 1 आवर। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आएगा, और जो कि एक बराबर 1 यूनिट होगा। ठीक है, तो 250 यूनिट में कितना होगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से, तो उत्तर आएगा, देखिए यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई किया गया है, तो उत्तर आएगा 9 इंटू 10⁸ जूल। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस, ये गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं, तो वो त्रिक बिंदु होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। पानी का त्रिक बिंदु होता है तापमान 0.01 डिग्री सी और वायु दाब जो होता है 611 पास्कल। अगला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ऊंचाई पर, उसका क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट में, तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है ऊंचाई के साथ, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दाब होता है, प्रेशर होता है, और ऊंचाई पर प्रेशर घटता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है, फ्रीजिंग एजेंट इसको बोलेंगे। तो ये उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, जिससे तात्पर्य यह है कि जल को गर्म होने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, तथा ठंडा होने के लिए भी बड़ी मात्रा में ऊष्मा को निकालना पड़ता है। इस प्रकार जल न तो जल्दी गर्म होती है और न ही जल्दी ठंडी होती है। जल का यह गुण इसे उत्कृष्ट शीतलन एजेंट बनाता है। अगला क्वेश्चन है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो इसमें संपीड़ित गैस छोड़ने से, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। एसी भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। ठीक है, इंसुलेटर या पुअर कंडक्टर। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, सीसा। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे ऊष्मा प्रवाहित न हो उसे कुचालक कहते हैं। लकड़ी, कांच है उसका एग्जाम्पल। सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। मेटल्स, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में लेड एवं पारा की ऊष्मा चालकता कम होती है। पुअर कंडक्टर होते हैं ये। लेड की ऊष्मा चालकता लगभग 34.7 डब्ल्यू यानी कि वाट मीटर पर केल्विन होती है। ठीक है, जबकि पारा की ऊष्मा चालकता लगभग 8.3 वाट मीटर पर केल्विन होती है। हाँ, ये जो आपको साइन दिख रहा है ये वाट पर मीटर केल्विन का है। अगला क्वेश्चन है, 100 डिग्री ताप पर वायु को जलने की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थिति में वाष्प से जलना। तो इसमें एग्जाम्पल ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका उत्तर होगा बी, ज़्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, लेटेंट हीट के कारण वो जो होता है ज़्यादा खतरनाक हो जाता है ऊष्मा से जलना। इसी चीज़ को यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक है। किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऊष्मा का वह मान है जो उसके इकाई द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टीम इंजन कैसे चलता है, तो ये ऊष्मा से चलता है, भाप से। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। भाप इंजन एक प्रकार का ऊष्मा इंजन है, जिसका प्रयोग भाप ऊष्मा का उपयोग करके यांत्रिक कार्य करने में किया जाता है। भाप के इंजन अधिकांशतः बाह्य दहन इंजन होते हैं। भाप इंजन में रैंकिन चक्र का उपयोग किया जाता है। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था। रैंकिन चक्र जो होता है उसमें जो ऊष्मा होता है उसका प्रयोग किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो इसी थ्योरी पे काम करता है स्टीम इंजन। हमारा अगला क्वेश्चन है, वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है, तो ये गैसों को दबाने एवं मुक्त करने से, कंप्रेसिंग करने से गैस को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर।
एसी का बात हो रहा है यहाँ पे। इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एसी में सामान्यतः एक वायु शीतलक एयर कूलर तथा एक वायु तापक एयर हीटर होता है। वायु तापक संयंत्र वायु के ताप को निश्चित बिंदु से कम होने पर तापमान को बढ़ाता है तथा वायु शीतलक यंत्र ताप अधिक होने पर वायु को शीतलन की क्रिया के द्वारा निर्धारित स्तर पर लाता है। वायु शीतक यंत्र संपिंडित प्रकार कंप्रेस टाइप का एक यांत्रिक प्रशीतन एकक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि हमारा पसीना जो है यहाँ पे तेजी से वाष्पित होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। इसके कारण हमें आराम की अनुभूति होती है। अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर तो आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं इससे। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो ये बढ़ जाएगा। अगला ऑप्शन हमारा क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो ये पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम होता है 4 डिग्री सी पे। ठीक है, ये याद रखना है। और जो डेंसिटी होता है विच इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो यहाँ जब ये मैक्सिमम होगा डेंसिटी तो ये मिनिमम होगा, यानी कि 4 डिग्री सी पे जो आयतन होगा वॉल्यूम होगा वो मिनिमम होगा। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पे याद दिया गया है उसका आयतन न्यूनतम होगा 4 डिग्री सी पे और मैक्सिमम होगा उसका डेंसिटी। अगला क्वेश्चन है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। याद रखना है, अच्छा चालक। अंत में यहीं पे कंफ्यूजन होता है सभी को। अच्छा चालक है इसीलिए गुटका जो है लोहे का वो अधिक ठंडा लगेगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसे कहते हैं हम, तो उसे विकिरण कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। जैसे सन रेज है। ऊष्मा स्थानांतरण के लिए विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठोस तथा द्रव्य में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ठोस तथा द्रव में क्रमशः चालन तथा संवहन विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल पे में क्या है? तो इसका एक फॉर्मूला है जिसे याद रखना जरूरी है। F इज इक्वल टू यानी फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो आप यहाँ पे सेंटीग्रेड का वैल्यू रखेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना होगा? तो यहाँ भी आप उसी प्रोसेस को दोहराएंगे तो आपको उत्तर मिलेगा ऑप्शन ए 104 डिग्री सी। अगला क्वेश्चन है, हमारा टॉपिक है तरंग गति से रिलेटेड वेव्स चैप्टर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड क्या होती है? तो ये लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। कैसे निर्भर करती है? क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2π√L/g। तो यहाँ आप टी और ये जो एल देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए इस पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड लेंथ पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इससे वेव लेंथ कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। इंग्लिश में श्रृंग को कहते हैं क्रेस्ट और गर्त को कहते हैं ट्रफ। तो दो क्रेस्ट और दो ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं तरंगदैर्घ्य यानी वेव लेंथ। जब एक सरल आवर्त तरंग किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो एक विशेष पैटर्न की एक निश्चित दूरी के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। किसी तरंग की दो क्रमिक शिखरों तथा गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। और जो ये वेव तरंगे होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और इनकी चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होती है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणें क्या हैं? तो ये आवेशित कण है या अनावेशित कण है या दोनों है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आवेशित कण है। और कॉस्मिक किरणें जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कण है और जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। ये स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, याद रखना है, जिसमें कि होता है अल्फा, बीटा, गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रेज, इंफ्रारेड वेव्स और शॉर्ट रेडियो वेव्स या लॉन्ग रेडियो वेव्स, ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग है। अगला क्वेश्चन है, आंतों के रोगों के निदान में निम्न कारणों का उपयोग किया जाता है, निम्न किरणों का। तो ये एक्सरेज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
एक्सरे का एक गुण यह है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। विद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्रों के साथ नहीं, केवल विद्युत क्षेत्र से नहीं, केवल चुंबकीय क्षेत्र से ये भी नहीं। एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुंबकीय तरंग है, इन्हें विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन गलत हैं क्योंकि इनमें कोई आवेशित कण उपस्थित नहीं होते हैं। इनकी खोज रोएंटजन ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि हमारा टॉपिक है अगला, जिसमें पहला क्वेश्चन है ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये ध्वनि के तरंग दैर्ध्य द्वारा निर्धारित की जाती है, वेवलेंथ के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। फ्रीक्वेंसी या ध्वनि की तीक्ष्णता श्रिलनेस या तारत्व पिच निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो इसका अर्थ ध्वनि तीखी होगी, श्रिल होगी, उसका तारत्व अधिक है और उसका तारत्व अधिक है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो इसका अर्थ है कि ध्वनि का तारत्व कम है। सामान्यतः एक महिला की आवाज़ एक पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की तथा अधिक तीखी होती है। उल्लेखनीय है कि आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या? आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अतः यह सत्य है कि ध्वनि की तीक्ष्णता उसके तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए तरंगदैर्ध्य जितनी कम होगी आवृत्ति उतनी ही अधिक होगी और ध्वनि उतनी ही तीखी होगी। ठीक है, आवृत्ति जितनी अधिक होगी उतना ही ध्वनि जो होता है तीखा होता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है, तो ये आवृत्ति रहती है अपरिवर्तित। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है, जबकि ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्ध्य परिवर्तित हो जाता है, जबकि आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। वायु में ध्वनि तरंग होती है तो ये कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं क्योंकि संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है क्योंकि इस माध्यम में घटक तरंग की गति की दिशा में अनुदिश दोलन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है, तो ये साउंड वेव्स हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ध्वनि तरंग है इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो वो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार की स्ट्रिंग की आवृत्ति को मैच करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। इसके माध्यम से वादक जो है तनाव को समायोजित करता है तथा तार को उपयुक्त रूप से बजाने का प्रयास करता है। ध्यातव्य है कि इक्वलाइजेशन एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है के भीतर आवृत्ति घटकों के बीच संतुलन को अन्य उपकरणों की आवृत्ति के साथ मिलान करने की प्रक्रिया है। आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी होता है। 100 डेसिबल की प्रबलता का स्तर संगत होगा। कहाँ 100 डेसिबल का साउंड क्रिएट होगा? तो ये एक मशीन शॉप से आने वाली शोरगुल से। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ध्वनि स्तर आउटडोर लिविंग एरिया में दिन में 50 से 55 डेसिबल, जबकि शयन कक्ष के अंदर यानी बेडरूम के अंदर रात्रि में 30 डेसिबल निश्चित किया है WHO ने। तो ये याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक तरंगे ये क्या है? तो 20 किलोहर्ट्ज से कम तो नहीं है, ये गलत हो जाएगा। 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे हैं, ये सही है। और 20,000 से 20 हजार किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति ध्वनि तरंगे हैं जो श्रव्य तरंगे होती हैं जिनको हम सुन सकते हैं, तो ये भी गलत है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। यहाँ ऑप्शन बी दिया गया है। 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को अल्ट्रासोनिक तरंगे कहा जाता है। इस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ द्वारा इसे सुना जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंगों को गाल्टन की सीटी, गाल्टन विसिल के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। याद रखना, अल्ट्रासोनिक तरंगों को गाल्टन विसिल के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार होता है, कहाँ होता है? तो 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, पहले तो पूछा जा सकता है इस बार भी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। नीचे कुछ माध्यम दिए गए हैं, तो स्टील में जो होती है, जो भी दिए गए ऑप्शन हैं उनमें स्टील में जो ध्वनि की चाल है वो अधिकतम होगी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर।
और ध्वनि का वायु में वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ध्वनि का वेग वायुमंडलीय परिस्थितियों जैसे ताप, आर्द्रता आदि पर भी निर्भर करता है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल इस प्रकार है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं इसमें। एल्यूमिनियम में देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ दिख रहा है 6420 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद स्टील में है 5960 मीटर पर सेकेंड। फिर लोहा में है 5950 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, याद रखना है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम में, उसके बाद है स्टील में, उसके बाद है लोहा में। यहाँ जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वायु में वेग कितना है अनुमानतः? तो ये 330 मीटर पर सेकेंड है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो ये इस्पात में हमने ऊपर डिस्कस किया, लोहा में सबसे ज़्यादा होती है। और इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसमें हाइड्रोजन है गैस में, तो ये 1284 मीटर पर सेकेंड है, ये पूछा जा सकता है। या जल में तो ये 1531 मीटर पर सेकेंड है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इन ऑप्शंस को। कम से कम आपको इसको, ये एलिमिनेशन में आपको हेल्प करेगा। आप चाहे तो उसको रोक के वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? तो इसको व्यक्त किया जाता है 1 जूल प्रति कूलम से, क्योंकि 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल पर कूलम होता है। और 1 वोल्ट का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्क का कूलम, वर्क का हो जाएगा जूल, और कूलम हो जाएगा चार्ज का यूनिट। तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल प्रति कूलम। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जा सकती है कहाँ से? तो ये यूरेनियम से पैदा की जा सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। और विद्युत शक्ति जल से, कोयले से, यूरेनियम, नाभिकीय अभिक्रियाओं एवं पवन शक्ति एवं अन्य विधियों से पैदा की जा सकती है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है, तो ये यूरेनियम है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। यूरेनियम में जो U-235 होता है उसका मुख्यतः प्रयोग किया जाता है ये न्यूक्लियर एनर्जी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो ये यूरेनियम है, हमने ऊपर डिस्कस किया। यूरेनियम 235 आइसोटोप का यूज किया जाता है। 100 वाट की बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली की खर्च कितनी होगी? तो यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चले तो बिजली क्या की खर्च होगी? क्योंकि 100 वाट का बल्ब है और 10 घंटा चल रहा है, तो 1000 वाट घंटा, और हमने ऊपर डिस्कस किया था 1000 वाट घंटा इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर होता है। तो इसका मतलब 1 यूनिट बिजली उठेगी। तो उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, एक इकाई 1 यूनिट। अगला है, 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि प्रतिरोधक का मान एक प्रतिरोधक, 2 प्रतिरोधक है टोटल, मान 2 किलो ओम है, तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2। यहाँ पे रिजल्टेंट दिया गया है कुल, तो यहाँ पे हम इसे यहाँ रखेंगे और एक जो रेजिस्टेंस है उसको यहाँ रखेंगे और R2 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो R2 का वैल्यू जो आएगा वो R2 इज इक्वल टू 1/2128 आएगा। और यहाँ से जो कुल वैल्यू आएगा विच इज इक्वल टू 4.70 किलो ओम। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल, ड्राई सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो ये अमोनियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। एक सामान्य शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जिंक क्लोराइड का भी यूज होता है, तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1 m किलोग्राम भार एवं E कूलम्ब आवेश वाला एक इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में V वोल्ट के विभवांतर से पोटेंशियल डिफरेंस से गति करता है, तब इसकी अंतिम ऊर्जा जूल में होगी कितनी? तो ये EV होगी। इसको यहाँ सॉल्व किया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। दिया गया है एक इलेक्ट्रॉन का जो भार है m किलोग्राम है, आवेश उस पर E है, और जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी V है वो V है, तो अंतिम ऊर्जा होगी E इंटू V, दैट इज EV, ऑप्शन ए।
अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? ठीक है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, सही है। सुरक्षा फ्यूज फ्यूज जो है वो विद्युत धारा को तापीय प्रभाव में बदलता है, ये भी सही है। विद्युत जनरेटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रयोग करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी होगा इसका उत्तर। सभी विकल्प जो हैं वो सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम से क्या बनता है? तो यूरेनियम से बिजली बनती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। टरबाइन एवं डायनोमो से बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो ठीक है, ये मैकेनिकल ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग होता है इसमें। इसमें जो यांत्रिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो। डायनेमो क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, गलत है। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? अल्टरनेटिंग करंट को तो डायनेमो के द्वारा उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। डायनेमो एक उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में तो ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, नहीं, गलत है। ये ऑप्शन, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदला जाता है, ये भी गलत है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, ये सही है ऑप्शन। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। और इसका संचालन फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है और इसका संचालन फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एल्बर्ट आइंस्टीन जुड़े हुए थे, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसको इलेक्ट्रिक आई या फोटो ट्यूब भी कहा जाता है। ध्यातव्य है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत होकर प्रकाश विद्युत सेल एक निर्वातित कांच की नली होती है इसमें, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, उत्सर्जक और संग्राहक। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौर सेल एक उपकरण है जो प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर में प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं तो प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिकतम होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो ये उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है, अतः चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होकर उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। ठीक है, पृथ्वी का एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, ठीक है, जो कि समय समय पर चेंज होते रहता है। जैसे अभी जो पृथ्वी का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो कनाडा के आसपास एस्मियर द्वीप के आसपास है, जबकि जो मैग्नेटिक साउथ पोल है वो अंटार्कटिका में है कहीं, और ये समय के साथ चेंज होते रहता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकत्व और अनुचुंबकत्व के सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो ये प्लेटिनम के द्वारा होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। अनुचुंबकत्व पैरामैग्नेटिज्म चुंबकत्व का एक रूप है जिससे कुछ सामग्री बाह्य रूप से चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आंशिक रूप से आकर्षित होती है, कम वीकली अट्रैक्टेड होता है, और आरोपित अप्लाइड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आंतरिक प्रेरक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। अनुचुंबकीय पदार्थों में प्लेटिनम शामिल है। सड़क प्रकाश में उपयोग में आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है, तो इनको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि समानांतर क्रम में जो हीट का लॉस होता है या एनर्जी लॉस होता है वो कम होता है, इसीलिए इनको समानांतर क्रम या पैरेलल में जोड़ा जाता है, क्योंकि इससे अधिक चमक प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बल्ब को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति है, तो ये फ्यूज है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो ये टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है, उससे बना होता है, और इसका गलनांक निम्न होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, और प्रतिरोध उच्च होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, गलनांक निम्न और प्रतिरोध रेजिस्टेंस हाई होता है। किसका? सुरक्षा फ्यूज का। शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग, वोल्टता वृद्धि, वोल्टेज सर्ज आदि के कारण जब परिपथ में धारा निर्दिष्ट मान से अधिक हो जाती है तो फ्यूज गलकर टूट जाता है, इससे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में नुकसान होने की संभावित दुर्घटना टल जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है?
तो ये तापीय प्रभाव पर कार्य करेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं, तो इसको थॉमसन प्रभाव कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। जब किसी संवाहक या कंडक्टर के दोनों सिरों को अलग अलग तापमान पर रखा जाता है तो इसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर संवाहक की लंबाई के साथ साथ ऊर्जा के विकास या अवशोषण की घटना थॉमसन प्रभाव के नाम से जानी जाती है। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है, तो ये वोल्टेज पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है, तो ये नरम लोहा है, ठीक है, आयरन निकल का प्रयोग होता है इसमें। विद्युत चुंबक का कोर नरम लौह चुंबकीय पदार्थ से बना होता है। विद्युत चुंबक का उपयोग विद्युत घंटियों, लाउडस्पीकरों, टेलीग्राम के उपकरण में होता है। ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, कारण क्या है, तो ऊष्मा की हानि कम होने के कारण ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बाड़ चुंबक, बाड़ मैग्नेट, जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है, तो ये 2 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, तो ये टंगस्टन का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, तो ये वाट के मापन पर आधारित होता है, वोल्टेज नहीं, एम्पियर नहीं, ये लोहा भी नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर, केवल वाट के आधार पर बिजली बिल का मापन होता है। बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना होती है, तो ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जिंग होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बिजली का निर्वहन, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होगा यहाँ पे। निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये टॉर्च बल्ब है जो कि गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार गैर ओहमिक प्रतिरोध को गैर रैखिक प्रतिरोध भी कहा जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण है टॉर्च बल्ब, अर्धचालक प्रभाव, थर्मिस्टर, इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे पदार्थ जो ओम के नियम का अनुसरण नहीं करते हैं उन्हें गैर ओहमिक प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं, तो ये एक कंसेंट्रिक सर्किल होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है, संकेंद्रित वृत्त, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं संकेंद्रित वृत्त के रूप में होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। चुंबकीय क्षेत्र के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम होता है। यदि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित कर दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो अगला हमारा टॉपिक है जो चालकता है, जिसे हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।